Hello, class. Let's start with today's paper. We have paper 5, Probability in Statistics, S1, May June 2025, 1 hour 15 minutes, P5, variant 2. So let's begin. Before we move on, I want to tell you कि ये पेपर ऑलरेडी सॉल्व्ड है। मैंने इस पे वर्किंग करी हुई है, वो आप देख सकते हैं। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या था, उस क्वेश्चन में हिंट्स क्या थी और कैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके क्या वेज थे। हम इस क्वेश्चन के पेपर को समझेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑलरेडी हुई हुई है, मैं आपको समझा दूंगा, गो थ्रू करेंगे ताकि हम लोग चीजें आसानी से देख सकें। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हमें हमें इसमें जो हिंट्स दी गई थी, बताई गई थी कि रेचल हैज 3 कॉइन्स। उन्होंने बताया था कि फर्स्ट कॉइन जो है वो बायस्ड है। हेड ऑब्टेन करने का उनके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/3। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हेड की 1/3 तो टेल की कितनी होगी, 2/3। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कॉइन 1 में हेड की 1/3 है और टेल की 2/3 है। हमेशा हेड पहले लिखते हैं और टेल बाद में लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है कॉइन 1 का। कॉइन 2 ने क्या बोला है, सेकंड कॉइन क्या है, वो भी बायस्ड है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर 1/4 हेड आने की है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो टेल कितनी होगी, 3/4। लास्ट में बता दिया कि जो कॉइन थर्ड कॉइन है वो फेयर है। फेयर का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल एक अनबायस्ड है, यानी कि 1/2 और 1/2। यहाँ मैंने ऑल 3 कॉइन्स के बारे में लिख दिया है। इस पे क्वेश्चन ये था कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी थी फॉर एक्स, और उन्होंने बताया एक्स क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। अब हो सकता है मैं सिनेरियोस बनाने में, हो सकता है कि भाई एक भी टेल ना आयो, 0 टेल्स, तो हमने बना दिया x इक्वल टू 0। हो सकता है भाई एक टेल आयो बाकी 2 हेड आयो, तो एक टेल। हो सकता है 2 टेल्स आयो और हमारे पास 1 हेड आयो, बोरा। हो सकता है ऑल 3 ही टेल्स आयो, तो ये रहा। क्या 4 टेल हो सकते हैं, 4 टेल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास कॉइन ही 3 है। तो ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का चार्ट बन गया। अब हमें इसको फिल करना है। 0 टेल आने का मतलब क्या है, ऑल 3 वर हेड्स। इन अदर वर्ड्स मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलूं 0 टेल्स हैं तो मतलब ऑल 3 वर हेड्स, राइट। तो अब यहाँ पे वर्किंग करिए, फॉर x इक्वल टू 0, फॉर h इज इक्वल टू 3, मतलब के 3 हेड्स है हमारे पास। तो 1/3 फर्स्ट कॉइन से, इसको मैं C1 कह लेता हूँ। सेकेंड कॉइन से 1/4, थर्ड कॉइन से 1/2 क्योंकि वो अनबायस्ड था। फाइनली आप आ गया आंसर 1/24। 1 टेल का मतलब क्या है कि बाकी 2 क्या थे, बाकी 2 हेड थे। अब वो जो 2 हेड आए हैं वो किस में आए, वो कॉइन 2 में आए, कॉइन 3 में आए, कॉइन 1 में आए, हमें उन सबके अलग अलग बनाने होंगे। तो मैंने लिखा हुआ है, फॉर x इक्वल टू 1 विच मीन्स 1 टेल, हो सकता है 2 हेड 1 टेल, हो सकता है 1 टेल 2 हेड, हो सकता है 1 हेड एंड टेल देन हेड। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हमने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इस्तेमाल क्यों नहीं किया। 3 फैक्टोरियल इस्तेमाल करते, हेड हेड टेल कर लेते तो आराम से आगे पीछे हो जाता। नहीं, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। भाई कॉइन 1 की जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, 1/3 है। कॉइन 2 की 1/4 है, सेम थोड़ी ना है। अगर सेम होती तो हम करना 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सेम नहीं है तो फिर हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, हम सबको सेपरेटली करेंगे। सो फॉर हेड हेड एंड टेल, हो सकता है कि भाई लास्ट कॉइन जो कॉइन नंबर 3 था उसमें टेल आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मैंने यहाँ लिख दिया। सही है। हो सकता है फर्स्ट कॉइन में टेल आया हो बाकी 2 हेड आए हो, उसका ये रहा। हो सकता है कि भाई फर्स्ट कॉइन हेड है, फिर टेल है, फिर हेड है, तो वो ये रहा। अच्छा, जब भी हमारे पास सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं, भाई ये सिनेरियो 1 था ना, इसको मैं इसको कह रहा हूँ सिनेरियो 1 कह देता हूँ, इसको मैं, इसको सिनेरियो 2 कह देता हूँ और इसको सिनेरियो 3 कह देता हूँ। जब हम सिनेरियो से चेंज होते हैं हमें बात पता है, व्हाट वी डू, वी ऐड, और बीच में जो होता है मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। तो ये बात तो क्लियर है ना। तो यहाँ ऐड हो गया, बीच प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई हो गई, फाइनली आंसर क्या आ गया, 6/24। तो ये हो गया हमारे पास 6/24। और एक्स इज इक्वल टू का मतलब क्या है, इस बार 2 टेल्स है और 1 हेड है। अगेन हमें नहीं पता कौन सा हेड है, तो हम डिफरेंट बनाएंगे सिनेरियोस। क्या पता शुरू में 2 टेल्स आ गए हो, 1 हेड आ गया हो सकता है पहले हेड आ गए 2 टेल्स आ गए हो सकता है टेल हेड एंड टेल आ गया हो। तो हमने ऑल 3 सिनेरियोस हमने लिख दिए, इन सब का अलग करके हम लोग ऐड कर देंगे फाइनली। तो फर्स्ट सिनेरियो का आंसर क्या आ गया, सेकंड का ये आ गया, और थर्ड का ये आ गया। वी नोज कि व्हेनेवर वी हैव अ डिफरेंट सिनेरियोस हम क्या करते हैं, उनको बीच में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आंसर यहाँ से क्या आ गया, 11/24। तो यहाँ पे 11/24। द रीजन मैं कह रहा हूँ कि सिंप्लीफाई नहीं करो, उसका रीजन ये है कि डिनोमिनेटर देखो सेम है तीनों के। अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। अगर मुझे पार्ट 3 फाइंड करना है, ऑल 3 टेल्स, व्हाट आई कैन डू, आई नो कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 1 होती है। 1 आंसर हमेशा 1 के करीब होगा, ये बात हमें पता है, राइट। ये तो सबसे पहली चीज पाई जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड ऑल 3 प्रोबेबिलिटीज और से 1 से माइनस कर दूं, तो मेरे पास 3 वाली की नहीं आ जाएगी क्या। व्हाट इफ मैं ट्राइंगल बनाऊं,
मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमें पता है ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। मैं बोलूँ कि ये 10 है, ये 80 है, इसका एंगल क्या होगा? आपको पता है 180 है ना, 180 से माइनस कर देंगे 80 और 10 को, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हम यही तो कर रहे हैं यहाँ पे हम। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर तो 1 होता है, हमेशा सम तो 1 होता है। वी कैन ऐड ऑल ऑफ थिंग क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने में आसानी होगी, राइट। और 1 से माइनस कर देंगे फिर तो इजीली हो जाएगा काम। तो एक तो ये मेथड हो गया जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो ये रहा। एक और मेथड क्या है, वर्किंग कर लेते हैं पूरी हम लोग प्रॉपर। फॉर x इक्वल टू 3 मीन्स ऑल थ्री टेल्स है, तो आंसर 6/24 आ गया। हो सकता है मुझे डाउट हो कि मेरा आंसर गलत है। अब मुझे अगर वेरीफाई करना है कि मेरे कोई वर्क गलत नहीं हुआ है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड ऑल फोर प्रोबेबिलिटीज और देखता हूँ आंसर 1 आता है नहीं आता। अगर आंसर 1 आया तो मतलब कि मेरी वर्किंग ठीक है, नहीं आया तो फिर बता कि तुम्हें प्रॉब्लम हुई है। ये इसकी पूरी वर्किंग है। मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 120, मोर देन यानी कि x इज ग्रेटर देन 120, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट, क्वेश्चन मार्क। इसी तो फाइंड करना है। क्या हमें मीन पता है? हमें मीन तो नहीं पता। मीन का फॉर्मूला क्या था? एनपी। एन हमारे पास 160 है, पी हमारे पास 0.7 है। यहाँ लिखा हुआ तो है कि 70% है जो ओन करते हैं, तो कितने कितने लोग हैं जो ओन नहीं करते होंगे? 30%, 0.3। तो यहां से हमने मीन पता चल गया विच इज 112। वेरिएंस क्या फॉर्मूला क्या था? एनपी क्यू। पुट किया, आंसर आ गया 33.6। अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा है। हमें पता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना दिया, ठीक है। सेंटर हमारे पास कौन आता है? सेंटर हमारे पास मीन आता है विच इज 112। क्वेश्चन है कि मोर देन 120, 120 कहाँ होगा? 112 से आगे ही होगा ना, 112 से आगे होगा समवेयर हेयर। यहाँ पे हमारे पास 120 होगा और हमें इससे ज्यादा का पता करना है। हमें एक्स इज ग्रेटर देन 120, यानी कि वो इस जगह की बात कर रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, राइट। हम जब इसके जी स्कोर फाइंड कर लेंगे, हमें पता है इसमें जी स्कोर फाइंड करना है, पर जब इसमें जी स्कोर फाइंड कर लेंगे हमें पता है हमारे पास आंसर आएगा फ्रॉम लेफ्ट से लेके राइट तक, यहाँ तक का आंसर आ जाएगा। जब हम इसको 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है होल एरिया इज इक्वल टू 1, जब 1 से माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास राइट साइड का एरिया आएगा। तो हमें एक माइंड मैप तो पता है हमें करना क्या, हम जी स्कोर फाइंड करेंगे, उससे हमारे पास लेफ्ट से लेकर राइट तक का पूरा एरिया आ जाएगा। 1 से माइनस करेंगे क्योंकि हमें उसके आगे का एरिया चाहिए। हमें पता है कि ये पूरा जो है पूरा एंड तक 1 होगा, ये बात तो हमें पता है। हम 1 इसलिए माइनस करें क्योंकि यहाँ तक एरिया फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जी स्कोर आ रहा है 0.8, तो हम इसको 1 से माइनस करेंगे क्योंकि ये एरिया ऐसी तो निकलेगा, ठीक है। तो हमें एक माइंड मैप तो हमें पता है। सो मूविंग ऑन, फॉर्मूला हमें पता है एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 120, तो हमें पता होगा यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी फैक्टर लगेगा, 120 के बजाय 120.5 हो जाएगा। अगर नहीं पता तो एक बात याद रख लो कि जब भी हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन होगा 120 और हमें ऐसे फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी फैक्टर लग जाता है, तो यहाँ पे 0.5 ऐड हो जाएगा, और अगर लेस होगा तो 0.5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 120 से, तो 120 से ग्रेटर तो 120.1 भी है, 120.2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है ना। तो एक रैंडम साइड के लिए जब हम 120.5 कर देंगे तो यहाँ पे इक्वल टू भी लग जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू तो इनसाइड आ रही होगी ना एक्स के, क्योंकि 120.5 इज ग्रेटर देन 120, इससे हम 0.5 ऐड करें ताकि कंटिन्यूटी फैक्टर होता है ये। और अगर लेस आ जाता तो 0.5 माइनस कर देते और एक इक्वल टू का साइन भी लगा देते, ठीक है। जब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास जी स्कोर क्या आ जाएगा? 1.466। 1.4 ओवर हेयर, 1.4 तो ये रहा, ये पूरी लाइन 1.4 की 1.466 है, राइट। तो 6 की वैल्यू यहां से आ गई, हमने इसको पिक कर लिया और हमें पता है 6 हम आगे ऐड करेंगे सबसे, यानी कि 0.9279 प्लस 8, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.9287। यानी कि जो आपका एरिया आ रहा था पूरा हमारे पास, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, दिस एरिया, ये पूरा एरिया कितना आ रहा था हमारे पास? 0.9287। ठीक है, हमें तो इस एरिया में इंटरेस्टेड नहीं, हम उसके आगे वाले में इंटरेस्टेड है। तो 1 माइनस 0.9287, वो देखो यहाँ ये किया हुआ है मैंने। जब 1 माइनस 0.927 करेंगे फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0.0713। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.0713 किसकी? के देर मोर देन 120 ऑफ द रेजिडेंट्स ऑन द बाईसाइकिल, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है।
एक दफा वर्किंग देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है बैग कंटेन्स 4 मार्बल्स एंड 12 मार्बल्स। 4 जो है ब्लू है, 12 जो है वो रेड है। टोटल कितने हो गए? टोटल 16 हो गए। मैंने बता दिया कि अगर 1 मार्बल सिलेक्टेड है, इफ ब्लू इज सिलेक्टेड तो वो रिप्लेस बैक हो जाएगा। अगर ब्लू पिक किया है तो ब्लू वापस रख दिया जाएगा, सही है। लेकिन अगर रेड पिक किया गया है तो इट इज नॉट रिप्लेस, उसे निकाल कर साइड में रख देंगे, वो वापस बैग में नहीं जाएगा। अगर हमने ब्लू पिक किया तो ब्लू वापस चले जाएगा बैग में, लेकिन अगर रेड पिक किया तो वो वापस नहीं जाएगा। तो यानी कि ब्लू पे क्वांटिटी कम नहीं होगी, लेकिन रेड पे क्वांटिटी कम हो जाएगी। यही समझ में आ रही है ना बात हमें? और द सेकेंड मार्बल इज नाउ सिलेक्टेड एट द रैंडम। सेकंड में कोई इशू नहीं है, फर्स्ट मार्बल की कहानी है सारी। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टी डायग्राम बना लिया। ये जिसको मैं लाइन बना रहा हूँ ये हमारे पास फर्स्ट थ्रो है, ठीक है। हो सकता है वो पहली बारी में फर्स्ट थ्रो में ब्लू सिलेक्ट करे। ब्लू की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4/16, टोटल 16 था। और हो सकता है वो रेड सिलेक्ट करे, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 12/16। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। ब्लू पे का कंडीशन थी कि अगर ब्लू पे होगा तो क्वांटिटी कम नहीं होगी, वही रिप्लेस हो जाएगा वापस। तो यानी कि अगर ब्लू पे किया है तो 16 ही रहेंगी ना, कम क्यों ना होंगी क्वांटिटी, वापस वापस हो जाएंगी भाई। तो ब्लू पिक किया, वापस रख दी। तो ब्लू में कोई चेंज नहीं आया ना, टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज आया। तो सेकंड थ्रो में भी हमारे पास कितना हो रहा? 16। और ब्लू की क्वांटिटी भी 4 थी तो 4/16। और 12 में कोई चेंज आया नहीं था तो 12/16। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? लेकिन रेड में क्या था? अगर ब्लू नहीं हुआ तो वो यानी कि रेड का पिक हो गई तो वापस नहीं जाएगी, वो साइड में रख दी जाएगी। तो 12/16 तो ठीक है। बट सेकंड बारी में, सेकंड स्टेप में, जो सेकंड थ्रो है उसमें क्वांटिटी लेस हो गई। अगर रेड पे करी गई थी तो रेड कम हो जाएगी ना, तो टोटल क्वांटिटी भी कम हो गई, 15 आ गई। तो रेड क्या हो गई हमारे पास? 12 से 11। 12 थी ना हमारे पास, एक लेस हो गई तो 11 हो गई। और क्योंकि एक कम हुई है तो टोटल क्वांटिटी भी कम होगी ना, 15 हो गई। तो और ब्लू में क्या था? ब्लू में कुछ चेंज नहीं आया था, ब्लू तो वैसी ही थी। तो 4/15 ये हमारे पास इसका एक चार्ट बन गया। अब हमें चार्ट बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है क्यों आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए क्या कह रहा है? पार्ट ए ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स आर सिलेक्टेड ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर का मतलब हो गया कि फर्स्ट बारी में ब्लू पिक करी, सेकंड बारी में ब्लू पिक करी, तो ये आ गया। तो उसका कितना था? 4/16 टू 4/16, ये हमने यहाँ लिख दिया। सेकंड बारी के अंदर उसने रेड पिक करी और फिर उसने वापस रेड पिक करी, तो 12/16 मल्टीप्लाई बाय 11/16, ठीक है, ये 11 है। 11/15, ठीक है। 15 क्यों? क्योंकि वो लेस हो गई थी। आंसर आ गया 49/80। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट बी। पार्ट बी स्टेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज ब्लू। फर्स्ट तो ब्लू है, गिवन दैट द सेकंड मार्बल इज रेड। एक गिवन दैट वाला क्वेश्चन है, हमें पता है गिवन दैट का मतलब क्या है। तो देखो सेकंड मार्बल इज रेड का मतलब क्या है कि फर्स्ट वो पिक करेगा ब्लू और सेकंड रेड। लेकिन गिवन दैट का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें रेड को आना ही आना है। यानी कि रेड तो आएगा सेकंड बारी में कंफर्म, लेकिन क्या बताओ सेकंड बारी फर्स्ट बारी में ब्लू पिक कर ले, या फिर प्रोबेबिलिटी क्या है सेकंड फर्स्ट बारी में वो रेड पिक कर ले। देखो एक रेड तो कंफर्म है। अब इसका जो टोटल है इसमें से वो पिक करेगा ब्लू एंड रेड, ये मतलब होता है इसका। सेकंड मार्वल इज रेड का मतलब है कि डिनोमिनेटर में रेड तो आएगा आएगा। रेड के साथ कौन कौन सी कंडीशन लग रही है? ब्लू एंड रेड लग रही है और रेड एंड रेड लग रही है। ये दो कंडीशंस है ना हमारे पास, सिनेरियोस। तो ये दोनों आएंगे, इसमें से वो किसको चूज करेगा? जिसमें फर्स्ट ब्लू है और सेकंड रेड है। क्वेश्चन का मतलब ये था। तो यहाँ देखो मैंने यही लिखा है और मैंने इसी को ही यहाँ पे डिकोड किया हुआ है। ये ब्लू है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये रेड है और ये रेड है। ठीक है, सेकंड मार्बल इज रेड, तो रेड तो कंफर्म कंफर्म आएगा। उसके साथ जो सेट्स बन रहे हैं वो हमें सारे लिखने होंगे डिनोमिनेटर में। और फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या आएगा? जो उसकी कंडीशन बता दी है, फर्स्ट ब्लू सेकंड रेड। इज इट क्लियर? इसका फाइनली यहाँ पर आंसर आ गया 15/59, 0.254। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है एक व्हीकल है जो कि जंक्शन पर है, रोड जंक्शन पे। और वो इधर विल गो लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट। कोई 3 चीजें होंगी, कोई एक। ओवर द टाइम इट इज नोन दैट 30% विल गो लेफ्ट, 25 विल गो राइट एंड 45 विल गो स्ट्रेट। और ड्राइवर जो है इंडिपेंडेंटली चूज करेंगे अपने डायरेक्शन। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट 3 व्हीकल्स जो अप्रोच करेंगी विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमें हमने यहाँ पे एक चार्ट पहले सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं। लेफ्ट का कितना था हमारे पास? 0.3, राइट का 0.25 और स्ट्रेट का 0.45। सम करेंगे आंसर हमारे पास 100 आएगा, यानी कि 1 आएगा। तो ये 100 इन अ फ्रैक्शन
और 1 है ना डेसिमल, 1.0। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कार 1 जो है उसको मैं ए कह रहा हूँ, कार सेकंड को मैं बी कह रहा हूँ, और कार थर्ड को मैं सी कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने एबीसी टेबल कर दिया। मैंने कहा हो सकता है पहली जो ए है वो पहले लेफ्ट चले जाए, बी जो है राइट, एंड सी जो है स्ट्रेट। हो सकता है ए जो है लेफ्ट जाए, फिर इस बार बी स्ट्रेट चली जाए, और सी जो है वो राइट चली जाए। इस तरीके से मैंने सारे अपने कॉम्बिनेशन लिख दिए। ए स्ट्रेट चले गया, कभी बी राइट चलेगा, सी लेफ्ट चलेगा, बी लेफ्ट सी राइट, कभी ए राइट स्ट्रेट लेफ्ट राइट लेफ्ट स्ट्रेट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कितनी कॉम्बिनेशन हो गई? हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन हो गई हैं। अब ये बात रख दो साइड में, यार 6 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है जो ए कार है, अब हम ए के फुल ले लेते हैं। ए जो है वो जा रहा है लेफ्ट, तो यानी कि 0.3 आ गया। बी जो है वो जा रहा है राइट, तो उसका 0.25 आ गया, और सी जो है वो आ रहा है 0.45। अब इसका हो सकता है भाई आगे पीछे हो जाए, तो इसको हम करेंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 ही तो आता है। और 6 क्या बताना चाह रहा है? यही तो बताना चाह रहा है कि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है। देखो 3 फैक्टोरियल में ये बता रहा है कि हो सकता है ए बी सी हो जाए, बी ए सी हो जाए, सी ए बी हो जाए। ऐसा जितने भी करेंगे टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यही तो ये बताते हैं ना हमारा फैक्टोरियल। और आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.2025। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। Part B says the find the probability that the vehicle approaching this junction today, the first vehicle to go left is before the ninth vehicle। यानी कि 9 व्हीकल से पहले जो जितनी व्हीकल्स होंगी ना, उसमें से कोई ए व्हीकल होगी जो हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट लेगी, और कोई लेफ्ट नहीं लेगा। और एक बात ध्यान में आ रही है, हो सकता है कि फर्स्ट गाड़ी जो है वो लेफ्ट ले ले, हो सकता है जो सेकंड गाड़ी है, जो पार्ट बी गाड़ी थी, फर्स्ट लेफ्ट नहीं ले, सेकंड लेफ्ट ले ले, हो सकता है कोई थर्ड ले ले, हो सकता है कोई फोर्थ ले ले, लेकिन 9 कार से पहले होगा जो भी होगा। इसकी ऑलरेडी ढूंढनी है हमें। अब देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे बनता है जो मैंने राइट साइड पे ड्रॉ करा हुआ है। हो सकता है, अब देखो लेफ्ट जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 0.3। मैं यहाँ लिख लेता हूं, लेफ्ट इज इक्वल टू 0.3। तो नॉट लेफ्ट, अब लेफ्ट नहीं जाना, तो नॉट लेफ्ट की कितनी होगी? जिसको लेफ्ट बार बनाता हूं मैं, 0.7। हो सकता है राइट जा, हो सकता है स्ट्रेट जा, 0.7। ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट कार जो है वो लेफ्ट चली जाए, 0.3, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये फर्स्ट कार का आ गया। हो सकता है सेकंड कार है वो पहले नॉट लेफ्ट जाए और फिर लेफ्ट चली जाए, तो 0.7 नॉट लेफ्ट, फिर 0.3, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड का। हम हर डिफरेंट सिनेरियोस के बनाएंगे हम लोग इस तरीके से। होता है थर्ड कार जो है वो फर्स्ट सेकंड को स्किप करके थर्ड ले रहा है, तो अब क्या हो गया? 0.7 फर्स्ट नहीं लिया लेफ्ट, 0.2 सेकंड लेफ्ट नहीं लिया, थर्ड लेफ्ट ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया 0.7, 0.7 टू 0.3। ये किसका आ गया हमारे पास? थर्ड का आ गया। अब फोर्थ का देख लेते हैं। होता है फर्स्ट लेफ्ट नहीं ले, तो 0.7 फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट भी नहीं ले 0.7, थर्ड लेफ्ट भी नहीं ले 0.7, फोर्थ लेफ्ट ले 0.3 आ गया, तो ये हमारे पास फोर्थ कार का भी आ गया। इस तरीके, अब देखो क्योंकि देखो 0.7 बार बार आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, मैं उसे स्क्वायर क्यूब या पावर 5 कर देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, क्या मैं इसको, जिसको मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, क्या मैं इसको 0.7 इंटू ब्रैकेट पावर 3 नहीं कर सकता? देखो गौर से, ये तो मतलब है, ये जो मैं इसको ब्रैकेट बना रहा हूँ, क्या मैं इसको 0.7 टू पावर स्क्वायर नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तो अब मैं ये काम करूंगा, समझाने के लिए सही था ना, ये काम करेंगे। अब सकते हैं फिफ्थ कार, फर्स्ट 0.7 नहीं लिया, 0.7 नहीं लिया, 0.7 थर्ड भी नहीं लिया, 0.7 नहीं लिया, फिफ्थ पे 0.3 ले लिया, यानी कि लेफ्ट टर्न ले लिया, तो 0.7 4 टाइम्स आया, मैंने यहां लिख दिया 0.3 आ गया। फिर 5 का भी कर दिया, फिर 6 का भी कर दिया, और फिर 7 का भी कर दिया। इस तरीके से हमारे पास सिनेरियोस बन गए। 0.7 पावर 7 किया, यानी क्या मतलब है? 0.7 टू पावर 7 का मतलब हो गया कि उसने 8 टर्न्स पे जाके लेफ्ट लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 0.7 नहीं लिया, 0.7 नहीं लिया, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, अभी भी लेफ्ट नहीं लिया, 7 टर्न्स हो गए। 0.3 8 पे आके लिया है, तो 0.7 कितनी दफा है? 7 दफा आया, तो यहाँ पे ये तो लिखा है मैंने। ठीक है, और 0.3 1 टाइम आया। इस तरीके से हमने ऑल से बना ली सिनेरियोज में। तो जब इसको प्लस करेंगे फाइनली आंसर आ जाएगा 0.942। ये लिखा हुआ आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। Find the probability that from the vehicles approaching the junction today, the second vehicle to go left is the seventh vehicle। जो सेकंड व्हीकल होगी ना गो लेफ्ट, वो हमारा 7th व्हीकल होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th पे तो
0.3 कंफर्म है, सेकंड लेफ्ट तो जाना ही जाना है, 0.3 कंफर्म है। अब ये जो बाकी जो बचे हैं, इसमें से फर्स्ट कब जाएगा हमें इसका नहीं पता। इससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल आउटपुट कितने हमारे पास 6, C1 कोई भी एक हो जाएगा इंटू 0.3 टू पावर 1, 0.7 इंटू पावर 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.3 इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसका भी तो होगा सेकंड का, NCR इंटू पी इंटू क्यू, N-R इंटू R। ये याद होगा फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसका फाइनल आंसर हमारे पास 0.0908 आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है कि द टाइम टेकन फॉर बाय द 300 स्टूडेंट्स टू ट्रेवल द हॉल्चॉन कॉलेज आर रिकॉर्डेड। ठीक है, और उसका रिजल्ट हमें बताया हुआ है। टी टाइम लेस देन 10, 34, लेस देन 20, 30, 40, 50 एंड 90। और हमें सबका देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया हुआ है, दिस इज द मेन थिंग। हमें फ्रीक्वेंसी नहीं बताया, हमें आदत है फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हम ओ लेवल से पढ़ते आने फ्रीक्वेंसी होगा क्लास से निकालेंगे और उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे, नहीं। ये हमें इन्होंने कल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है। हमारा आधा क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, हमें सिर्फ प्लॉट तो करना है। तो हमने यहाँ पेज पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टाइम ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्यूबिक फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दिया। सिंपली हमने इसको यहाँ पे प्लॉट करना है। हमने यहाँ पे 10 पे क्या है, 34। अब जो हमारे पास एक्स एक्सेस है, इससे मैंने लेबल कर दिया। सिंपली हमें प्लॉट करना है, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब देखो क्योंकि हमें एक्यूरेट तो आंसर नहीं आएगा, मैं यहाँ पे 34 है और मेरे वाई एक्सिस पे स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 5 यूनिट्स के हैं, तो वो उसके करीब करीब ही आएगा। मैं दिखाता हूँ, देखो। तो ये नहीं एक्यूरेट आया, बट सम मोड अगर करीब भी एक्यूरेट आएगा तो इट्स गुड। मुझे पता है कि 35 जो है वो ये है। ठीक है, तो देखो मेरा डॉट जो है वो 35 से बिल्कुल नीचे है, 35 पे नहीं करा, 35 से बिल्कुल नीचे है। तो जस्ट नीड टू मेक दिस मच, इतनी छोटी कर लोगे तो काफी है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का हमारे पास शेप ड्रॉ हो रहा है। ऑल राइट, मेक श्योर कि इसमें जो कर्व है बिल्कुल स्मूथ हो। देखो यहाँ मेरा तो, क्योंकि मैंने अपने आईपैड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों के पास पेंसिल होगी पेपर होगा तो आंसर ड्रॉ हो जाएगा। तो बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, देखो इसको एकदम स्मूथ यहाँ पर ड्रॉ हो गया। Moving on to the part B. 120 students take more than k minutes to travel the college. ठीक है, find the value of k। और फिर देखो estimate बोला है, estimate the value of k, क्योंकि इनको पता है कि ग्राफ कभी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं होता, पेपर में ड्रॉ होता है, इससे ना एस्टिमेट बोला है। ठीक है, सो अभी देखो 120 स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट गए 120 पे, आपने कहा ये रहा 120, मैं यहाँ से आंसर फाइंड कर लेता हूँ, नहीं। आपको कैसे पता कि 120 जो है वो नीचे से जीरो से स्टार्ट करके बता रहा है। हो सकता है वो 100 से लेके 120 ऐड करें तो 220, ये जो रेंज है उसकी बात कर रहा हूँ। आपने कैसे ज्यूम कर लिया। ऑल राइट, तो अब पहले अब लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 120 टाइम जो है ग्रेटर देन के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल माइनस इट फ्रॉम द टोटल, 300 माइनस 120 विल गेट द आंसर 180। अब 180 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टाइम कम लिया है के टाइम से। ठीक है, हमने एक 180 फिगर बना ली। तो अब हम जाएंगे 180 पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है 180 हमारे पास कहीं यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा जो ग्राफ है वो 5 यूनिट्स के हिसाब से 55, 160, 165, 170, 175, 180। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ पे देखो एकदम हमारे पास सेंटर तो नहीं है, सेंटर से हल्का सा आ गया। अगर मैं बॉक्स की प्लॉट देखूं तो बिल्कुल हल्का सा आगे है। अब इसको बिल्कुल नीचे ड्रैग डाउन करेंगे, देखो नंबर क्या आ रहा है हमारे पास। वाई एक्सेस जो है हमारे पास, स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 2 यूनिट्स के बराबर है, 32, 34 एंड 35, ये सेंटर से आ रहा है ना, तो ये 35 है। तो यहाँ पे अब फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास, के की क्या वैल्यू है, 35 मिनट्स। ठीक है, सो 120 स्टूडेंट्स टेक मोर देन 35 मिनट्स। मूविंग ऑन टू द पार्ट सी। पार्ट क्या करें, कैलकुलेट द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम टेकन बाय द कॉलेज बाय द 300 स्टूडेंट्स। जो 300 स्टूडेंट्स हैं उनका हमें क्या फाइंड करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन का, ग्रुप डेटा फाइंड करने को क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और उसका मिड पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये फॉर्मूला होता है ना। पर हमारे पास तो क्वेश्चन तो क्यूमुलेटिव कर्व, क्यूमुलेटिव के ऊपर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर है, देखो। तो इस पे से हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। पर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। देखो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है प्रीवियस को ऐड करते हुए जाना, ये कॉन्सेप्ट होता है क्यूमुलेटिव का। कि देखो ये जो 86 लिखा हुआ है, 86 के अंदर जो नंबर है वो 34 इंक्लूडेड है, 34 प्लस सम वैल्यू, तो 86 आंसर आया। इसका असल कुछ आंसर 84, 86 नहीं है।
इसका असल जो होगा ना वो 86 माइनस 34 जब हम करेंगे, हमारा आंसर क्या आ रहा है? 54। तो इसका जो आंसर है वो 50 की फ्रीक्वेंसी 54 है। बट क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? प्रीवियस को ऐड करते हुए जाना। तो जब मैं 54 को 34 से ऐड करूंगा तो 86 हो गया। सिमिलर विद 142 जो उसके आगे वाला है। 142 नहीं है, 142 के अंदर 86 एडेड है, और 86 के अंदर 34 ऑलरेडी एडेड है। तो अगर मैं 86 ही रिमूव कर दूंगा ना, मेरे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। देखो इसको ऐसा बॉक्स समझो। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी अगर ये है, अगर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी स्मॉल बॉक्स है और आगे वाली फ्रीक्वेंसी ग्रेटर बॉक्स है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? स्मॉल बॉक्स प्लस ग्रेटर बॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्यूमुलेटिव, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, कि प्रीवियस वाली नंबर को ऐड करते हुए जाना। तो अगर हम रिवर्स चलेंगे, माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। कॉन्सेप्ट लगाओ जरा। तो अब हम सबके लिए काम करेंगे। सो 0 से लेके 10 तक जो वैल्यू है 34 है, वो तो पहली पहली वैल्यू तो सेम रहेगी, राइट। सेकंड वैल्यू क्या है? 10 से लेके 20 तक। 10 पे एंड हुआ था ना, और 20 था। तो 54 आ गया, 86 माइनस 34, 54 आ गया। देन 142 माइनस 86 अभी मैंने देखा था, तो 56 आ गया। 30 से लेके 40 तक, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है। इसकी लोअर रेंज 30 होगी ना, वो 30 पे एंड हुआ, तो ये 30 से 40 तक होगा। तो 208 से हम किससे मैच करेंगे? 142, तो आंसर 66 आ गया। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 66। अब जो हमारे पास दूसरा कौन है हमारे पास, क्या आगे वाला? 60। यानी कि 40 से लेके 60 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 265 माइनस 208। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 57। और लास्ट 300 माइनस 265, 35 आ गया। ये बातें क्लियर हो गई? फ्रीक्वेंसी सबकी आ गई, ये सबकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखो, ग्रुप डेटा के अंदर हमें नहीं पता हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वी गो फॉर द सेफ साइड। और सेफ साइड क्या है? उस रेंज का मिड पॉइंट ले लें अगर हम। ठीक है, मिड पॉइंट एक वो नंबर है जिसको कहते हैं सेफली। तो यानी कि अब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे। जो रेंज आई है इसका मिड पॉइंट क्या है? 5। 10 से लेके 20 तक का मिड पॉइंट क्या होता है? 15। 20 से लेके 30 तक का मिड पॉइंट क्या होता है? 25। आई थिंक कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। 20, 30 और 40 मिड पॉइंट क्या होगा? 35 ही होगा। देन 40 एंड 60 का 50, एंड लास्ट में 75 आ गया। देखो 60 और 90 है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में हमारे पास 90 था और यहाँ 60 था, तो अब जो रेंज बनेगी वो 60 और 90 की बनेगी। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? 75। सही है, मिड पॉइंट भी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी भी है। तो ये रहा हमारे पास मिड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट वाली को करा, प्लस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास? 300। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया? 33.8 मिनट। ये हमारे पास इसका मीन आ गया। लेकिन ये चार्ट जरूरी है, जो हमने यहाँ पे चार्ट बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन्स के अंदर भी तो काम आएगा ये। इसको अगर कैसे करोगे? अगर ऐसा चार्ट नहीं बना सकते तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्किंग स्कीम से बता देता हूँ मैं कैसे होगा। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन फॉर्म क्या, हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी। सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। जब भी हम स्टैट्स शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज हम यही पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसको कर दो स्क्वायर। हमें याद है 5 था, वो स्क्वायर हो गया। 15 स्क्वायर हो गया, 25, 35, 50, 75। इनको स्क्वायर कर दो और इसको मल्टीप्लाई करवा दो इनके फ्रीक्वेंसी से। यानी कि ये देखो, फर्स्ट ब्रैकेट था हमारे पास 34 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर, 56 मल्टीप्लाई बाय 25 स्क्वायर। मीन में क्या था? स्क्वायर नहीं था। 56 इंटू 25 हो रहा था, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो रहा है। 66 इंटू 35 स्क्वायर ऑल द वे टू द 35 इंटू 75 स्क्वायर। ठीक है, मीन में क्या था? स्क्वायर नहीं था। इसको डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी से। ये तो इसे अब इसको माइनस करना है किससे? जो हमारे पास मीन का आंसर आया था ना, वो मीन का आंसर उन्होंने फ्रैक्शन में लिखा है, क्योंकि हम देखो, जब भी हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट वी डू इज के आंसर क्योंकि एक्यूरेट आया तो हम लोग ज्यादा डेसिमल्स लेते हैं, ये बात हमें पता है। बट फ्रैक्शन ऐसी चीज है जो, अगर हम फ्रैक्शन लेंगे ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शन थोड़ी ना चेंज होगा। डेसिमल थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं 4 डेसिमल प्लेसेस आंसर भी लूं, तब भी नंबर तो चेंज हुआ ना एक्चुअल से, क्योंकि आखिरी नंबर तो राउंड ऑफ कर रहे होंगे। तो फ्रैक्शन ऐसा है जो बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर क्या आ रहा था? 0135/300। यहाँ पे उन्हें वही फ्रैक्शन लिया हुआ है, यानी कि हमें मीन लेना है। ठीक है, और उस मीन को क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? दो चीजें करनी है। जब भी हम लोग वेरिएंस फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट को तो स्क्वायर कर देंगे,
एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो हमने मीन में किया था, बस मिड पॉइंट स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 300 भी हो गया, और उस आंसर को माइनस किससे करना है? मीन जो आया था आंसर उसका स्क्वायर, मीन के स्क्वायर से करना है। अब जो फाइनली आंसर आएगा उसको हमें अंडर रूट कर देना है। तो जब इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.4। यहां तक क्लियर है? All right, moving to question number 6. Find the number of different ways in which 10 letter word amalgate can be arranged so that the M at the beginning and M at the end and no A's together. ठीक है, अगर हम वर्ड को थोड़ा लिस्ट डाउन करें तो वी हैव 4 A's एंड वी हैव 2 M's। कंडीशन हमने दे दी है कि फर्स्ट M फिक्स है और लास्ट में M फिक्स है। ठीक है, और हमें कोई भी A साथ नहीं चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड कि कितने ए साथ हैं, 3 ए साथ हैं, 2 ए साथ हैं, 1 ए साथ हैं, उनको माइनस कर दें विथ एवरीथिंग, तो हमारे पास बच जाएगा नो एज टुगेदर, राइट, जो कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, पहले हम लोग फॉलो करते हैं नो रिस्ट्रिक्शन के साथ। हमने कहा कि हमने एम यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बीच में कितनी स्पेसेस बाकी है हमारे पास? वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 स्पेसेस बाकी हैं, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 4 जो है वो सेम है। ठीक है, एज है ना हमारे पास, बहुत सारे एज है, बाकी तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल हो गया। तो इससे हमारे पास आ गया नो रिस्ट्रिक्शन, कि कोई भी कहीं भी लग सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमने एम को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा नो रिस्ट्रिक्शन का 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। व्हाट इफ कि हम 4 एज को 7 कर दें? ये मैंने 4 बॉक्सेस फिल कर दिए, ठीक है, ये 7 आ रहा है। ऐसे कितने हैं हमारे पास? अब ऐसे कितने और लग सकते हैं? 1 होता है यहां से स्टार्ट हो जाए, 2 होता है यहां से स्टार्ट हो जाए, 3 हो सकता है यहां से स्टार्ट हो जाए, 4 होता है यहां से स्टार्ट हो जाए, 5। ठीक है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो सारे एज तो साथ नहीं आएंगे ना, सो हमारे पास ऐसे 5 तरीके हैं। और अगर हम लोग फिक्स कर दें हमारे पास 4, तो कितनी स्पेस बाकी हो गई? 1 2 3 4, तो ये लोग आपस में अपनी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि वो 5 टाइम शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया हमारे 4 एज टुगेदर हो गए, एंड एम एट द बिगिनिंग एम एट द एंड, तो आंसर 120 आ गया इसका। अब 3s का देख लेते हैं इसी तरीके से, तो 6 होगा। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास है जिसमें हम लोग एज को साथ रख सकते हैं। तो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि अगर मैं 3s को साथ कर देता हूँ वहां पर कितनी जगह बाकी होगी, कितने स्पेसेस बाकी होंगे? वी हैव 5 स्पेसेस, तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो तो आप जगह चेंज कर रहे होंगे ना बाकी लेटर्स जो हैं, तो इसका आंसर आ गया। अब और अब आ गया 2s, 2s का क्या है? 6 फैक्टोरियल है हमारे पास। और फाइनली जब हम इसको सब माइनस कर देंगे अपने नो रिस्ट्रिक्शन के साथ, वी विल गेट द आंसर 120, जिसमें क्या है? नो इज टुगेदर है, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 एज को भी ऐड कर दूंगा तो आंसर नो रिस्ट्रिक्शन के करीब होगा ना। पार्ट बी, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 10 लेटर वर्ड amalgate can be arranged exactly 3 letters between 2 m's। 2 m's के बीच में एग्जैक्टली 3 लेटर्स होंगे। सो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, हमारे पास m यहाँ पर है फर्स्ट में, और हमारे पास 3 गैप्स हैं, और फिर m है हमारे पास। ठीक है, सो हमें बात पता है कि टोटल 8 में से, क्योंकि 10 है और 2 तो हमारे पास क्या कहते हैं m है, तो 8 हो गए। 8 में से कोई भी 3 फिल हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3, तो ये आ गया। ऑल राइट, मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास टोटल 6 ऑप्शंस होंगे ऐसे। डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास एज कॉमन है, तो यहां से आ गया 1080, इसका आंसर। पार्ट सी, 5 letter are selected from the 10 letter words amalgate, find the number of different selections in which the 5 letters included at least one m and at least 2 a's। अब देखो, जब हमने सिलेक्शन की बात करी तो वी नोज की बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, ये बहुत कंडीशनल वाली बात है। ठीक है, अब बता दें कि एटलीस्ट 1 एम तो हो, 2 हो गए तो बेस्ट है, हमारे पास है ही टोटल 2, तो एटलीस्ट 1 तो हो, और एटलीस्ट 2 एज तो हो, टोटल 4 एज है हमारे पास, तो 4 में से एटलीस्ट 2 तो कंपलसरी है, 1 नहीं हो सकता है। तो हमारे पास अगर 5 स्पेसेस है हमारे पास ऑलरेडी, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5, तो पहला सिनेरियो क्या बनता है? हमारे पास 1 एम है और 2 एज है, और बाकी 2 तो कोई भी लग जाएंगे, तो वो हो गया हमारे पास 4c2, क्योंकि हमारे पास LGTE तो बचा है सिर्फ। अब अगर मैं इसमें से ए हटा दूं, ए हटा दिया मैंने यहाँ पे,
अब क्या हटा दूं मैं, एम भी हटा दिया मैंने क्योंकि वो तो पिक होनी ही है। तो हमारे पास एल जी टी ई बचे सिर्फ। तो इन फोर में सिलेक्ट होगा ना अब कोई, तो फोर में से कोई टू सिलेक्ट हो जाएंगे, तो फोर सी टू, इसका आंसर सिक्स आ गया। सेकंड सिनेरियो, हमारे पास वन एम है और थ्री एस एम और एक जगह एम टी है, तो फोर सी वन हो गया, आंसर फोर आ गया। इसमें क्या है, हमारे पास फोर एस है क्योंकि एटलीस्ट टू होने थे, और हमारे पास वन एम है, तो हमारे पास कोई भी जगह फिल नहीं है, वन आंसर है इसका। अब हमारे पास क्या है, टू एम्स है और थ्री एस है, तो आंसर वन आ गया। अब क्या है हमारे पास, वन टू एम्स और टू एस, क्योंकि उसको एटलीस्ट वन एम और एटलीस्ट टू एस तो चाहिए थे, कोई कंडीशन हमारे पास ट्रिगर नहीं हो रही यहाँ पे। तो वन एम टी स्पेस है, फोर सी वन हो गया, आंसर फोर आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने टू एम्स और फोर एस करें, कितनी हमारे पास पोजीशन हो गई, टोटल सिक्स हो गई, हमारे पास तो फाइव की जगह है, तो ये क्रॉस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब इतने ही सिनेरियोस बन रहे हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे, अब फाइनल आंसर क्या आ गया, 16। मीन देयर आर 16 कॉम्बिनेशन, 16 सिलेक्शंस, कि ऐसा सिलेक्शन में एटलीस्ट वन एम होंगे और टू एज होंगे, और फाइव लेटर पिक्स करने हैं अगर हमें। क्वेश्चन नंबर 7, kestrel are the birds whose adult wingspan are normally distributed with the mean 74.8 and standard deviation क्या है हमारे पास 3.2। रैंडम सैंपल हमारे पास 120 एडल्ट्स का। हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द 120 एडल्ट वुड यू एक्सपेक्ट हैव बिटवीन 72.4 एंड 76.3। ठीक है, मैं इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ताकि हमें समझने में आसानी हो। सो हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे सेंटर हमारे पास मीन होगा, मीन हमारे पास है 74.8। ये कह रहे हैं कि बिटवीन फाइंड करना है, यानी कि 76.3, दैट इज बाय 74 से आगे होगा वो, समवेयर हियर 76.3, और 72.4 तो कहीं बैकवर्ड से होगा 74 से, तो वो कहीं इधर होगा 74.8। और हमें इसका बीच का एरिया फाइंड करना है, यही मतलब है ना इस क्वेश्चन का। वुड यू एक्सपेक्ट, तो यानी इसका जो आंसर आएगा इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है 120 से, तभी तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आएगी, या तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा ना। और हमें हमें पता है z का जो फॉर्मूला है, यानी कि जी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया, हमारे पास x क्या है, हमारे पास 72.4, मीन क्या है हमारे पास 74.8, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका आंसर हमारे पास 5 में आ गया, जाहिर सी बात है नेगेटिव में आया क्योंकि वो मीन से पीछे है, और जो ग्रेटर वाला है उसका आंसर 5 में ये आ गया। अभी मैं इसको थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले हम समझ लेते हैं ऑरेंज वाले को। जो हमारे पास फायर 0.4688 लिखा हुआ है, इसका हम जरा जी स्कोर फाइंड करते हैं, 0.469। when we will add them we'll have the value 0.6804, करके भी देख लेते हैं हम लोग अपने पास। 0.6772 और 32 को ऐड करेंगे अगर हम, तो 40186.0, तो 0.6804 ये लिखा है मैंने। कमिंग ऑन द राइट, अब हमें पता है यहां से हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास ऑल द वे टू द लेफ्ट का आ गया, ये बात तो क्लियर है हमें। सो उसका जो नेगेटिव में आंसर आया है वो हमें यही बता रहा है कि उसका आंसर मीन से पीछे आया, बैकवर्ड्स आया है ना। अब अगर इसका जी स्कोर फाइंड करेंगे, हमारे पास जेड के स्कोर जो है वो पॉजिटिव से शुरू है, तो अगर मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, फ्लिप से मेरा मतलब क्या है, अगर मैं पॉजिटिव 0.75 दूंगा, ये जो पता है सिमेट्रिक होता है ना, ये तो सिमेट्रिक होता है, तो अगर मैं -0.75 फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रिवर्स फाइंड करूँ यानी कि पॉजिटिव 0.75 फाइंड करूंगा, आई विल गेट ऑल द वर्किंग फ्रॉम हियर एंड देयर, क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट काम करता है, राइट। बट मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो उसके इस वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ जो ये वाला आया था, यानी कि ये वाला आया था। तो अगर मैं वन से माइनस कर दूंगा, आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस, और ये एरिया इसी की इक्वल होगा ना, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इसका 0.75 का पॉजिटिव वर्जन फाइंड करता हूँ, जो कि मेरे पास आ रहा है 0.7 और 5 हमारे पास ये रहा, ठीक है 0.7734, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है 0.7734, ये आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब क्योंकि मुझे इसके आगे वाला एरिया फाइंड करना है, बहुत स्मॉलर पोर्शन फाइंड करना है, तो कि इसकी इक्वल होगा, क्योंकि हम वहां पर जो बेल ग्राफ होता है, जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं इसको वन से माइनस कर दूंगा इसके एरिया को, आई विल गेट 0.2266, ये क्या है हमारे पास इसका एरिया है, जो कि इक्वल टू इसका एरिया होगा। अब अगर मैं इसमें से जो हमारा पूरा एरिया आया था, जो मैं ब्लू वाला देखूंगा, अगर मैं ये वाला एरिया में माइनस कर दूं, आई विल गेट द मिडिल वन जिसपे मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे हमने यही किया हुआ है, 0.688 माइनस 0.266, 0.453 ये आपका आंसर आ रहा है।
ऑलराइट। अब हो सकता है कि आपको ये बात नहीं पता हो, आपको दूसरी वाली बात पता हो। वो ये है कि हम दोनों को एरिया को ऐड करेंगे, -1 कर देंगे। वो क्या हमारे पास 0.0734 प्लस 0.6804, और इसको हम कर देंगे -1। ये बात आपको पता होगी, क्या पता आपने देख के पहचान लिया होगा हमें ये काम करना है। जी मिडिल वैल्यू, जब भी हम मिडिल की फाइंड करते हैं, जो कि एक लेस देन पे होता है और एक ग्रेटर देन पे होता है, तो उसमें भी ये काम करते हैं। बट उसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिक मैंने आपको बताई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0.4538। अब फाइनली इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, क्योंकि मैंने कहा था इसको क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड नंबर चाहिए, सही है। 120 में पर नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर 54.46। इसी तरह वर्किंग देख लो। ओके, मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। पार्ट बी में उन्होंने हमें बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन मीन जो है उसको अननोन रखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन रखा हुआ है। बता दिया इट इज द 20% ऑफ द एडल्ट हैव मास ग्रेटर देन 0.202, और 28 ऐसे हैं जिनका लेस देन है 0.185 से। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ प्रोबेबिलिटी के सेंटेंस में, तो ऐसे लिखूंगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.02 इज इक्वल टू 20%। ऐसे ही है ना, ये तो लिखा हुआ है ऊपर। और एक्स जो कि लेस देन 0.185 से इज लेस देन 28%। अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज है वो 50% स्टार्ट है, उसके लेस की वैल्यूज ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको फ्लिप करेंगे। मतलब क्या है? अगर गौर समझने की बात करो, तो तो ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 20% ऐसे लोग हैं जिनका मास ग्रेटर है, ये मतलब होता है ग्रेटर के आगे वाली वैल्यू 20%। तो इसको हम लोग 80% नहीं कह सकते, 80% वो लोग हैं जिनकी वैल्यूज कम है, एक ही बात है ना। मुझे तो वो कट ऑफ वैल्यू चाहिए, वो 80% पे हो 20% पे हो, अगर वो पॉइंट सेम है। मैं क्या, आप कह रहे हैं 20% ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ 80% वो लोग हैं जो कम है। बात एक ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको 80 लिख दूंगा, बात एक ही है। इफ आई कैंसिल आउट एंड राइट इट 0.8, बात एक ही है, तो आई कैन फाइंड 0.8 इन इट। 0.8 किधर है हमारे पास? 0.8 कहीं हमारे पास इधर आ रहा है, समवेयर बिटवीन हेयर, यस। तो यहां से हम फाइंड करेंगे जी स्कोर, क्योंकि अब हम रिवर्स साइकोलॉजी जा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया 0.842। सिमिलर ओवर हेयर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 0.28 है ना, कि वैल्यू जो कि लेस देन है। तो अगर मैं 100 से माइनस करूंगा 0.28 को, तो 72 आएगा, 0.72। तो इंस्टेड ऑफ 0.8 वी विल राइट 0.72। रीजन क्या है? हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है जी स्कोर का, उसमें प्रोबेबिलिटीज है वो 50% से आगे लिखी है, 50% के नीचे नहीं है हमारे पास, इसलिए उसको फ्लिप कर रहे हैं। तो यहां से जब हम उसको रिवर्स साइकोलॉजी चलेंगे, 0.72 से अगर हम देखें समवेयर ओवर हेयर, तो 0.58 समथिंग होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो वी विल गेट 0.583। अब क्योंकि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, सो वी नो कि यहाँ पे हमारे पास दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं। हाउ वी विल सॉल्व? साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास क्या हो गया? 0.202 माइनस मीन इज इक्वल टू 0.842 स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 0.185 माइनस मीन इक्वल्स टू भैया 0.583 स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हम करते हैं y को mx प्लस c के अंदर करते थे ओ लेवल मैथ्स में, वही करेंगे। मीन को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, और एक में किसी एक में पुट कर देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा मीन का। तो जो आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास 0.192 आएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 0.0119 आएगा। फाइनली last part, it says 10 adults are selected randomly. Find the probability that fewer than 3 have the mass greater than 0.202 kg. यानी कि x लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया? x लेस देन इक्वल्स टू 2। भाई 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो 0 1 2 कौन कौन से नंबर्स आ गए हमारे पास? 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट द मास दैट 3 हैव मास, क्या पता 0 हो जिनका मास ग्रेटर हो, क्या पता 1 हो इसका मास ग्रेटर हो, क्या हो 2 हो इसका मास ग्रेटर हो। हमें पता है कि अब वाले क्वेश्चन से कि ग्रेटर ऑफ मास, तो 20% लोग थे जिनका मास ग्रेटर था 0.202 से, तो वही तो बात कर रहे हैं वो 202। तो जिनका ग्रेटर था वो कौन थे? 20% थे। तो फेलियर कौन हो गए? 80% हो गए, 0.8 हो गए। फाइनली हम लोग इसको एनसीआई तरीके से करेंगे। फर्स्ट हमारे पास 0 का करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया। फाइनली हम सबको ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 0.678। फाइनली हमारा पेपर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। एनी क्वेश्चंस कुछ हो, कमेंट डाउन, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट, रीच यू आउट। So that's it for today. Thank you.